चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आईसीटी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया उस पर थोड़ा अपन गो थ्रू करते हुए आगे बढ़ेंगे। कितना रह गया है उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले देख लेता हूँ मैं कौन कौन ऑनलाइन आ गया है, करते हुए आगे बढ़ेंगे। कितना यहाँ पे मैं उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। चलो बेहतर होगा कि आप में से कोई एक आ ही जाए जिसको मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अभी तक हम इस लेक्चर के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में जो यूनिट 9 का इम्पोर्टेंट भाग है, इसके अंतर्गत हमने सामान्य परिचय के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है इस चीज़ को समझ लिया था। मतलब सूचना क्या होती है, संचार क्या होता है, प्रौद्योगिकी क्या होती है और सूचना के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी किस प्रकार से काम में ली जाती, इन सब बातों पे हमने थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिया था। आज इसी चीज़ को हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सूचना क्या है कि जब हम किसी भी प्रकार के प्राथमिक आंकड़े का विश्लेषण कर देते हैं, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जब प्राथमिक आंकड़े विश्लेषित रूप में प्राप्त होते हैं तो उसी को ही हम क्या कह देते हैं, सूचना। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि एक व्यक्ति जनगणना के लिए आपके पास आता है, फिर आपसे बोलता है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आप जवाब देते हैं। फिर वो पूछता है कि आपकी शादी हो गई क्या, फिर आप जवाब देते हैं। फिर आप बोलते हैं हाँ हो गई, तो फिर वो बच्चे पूछता है। फिर वो बच्चे, अगर आप उम्र दराज हैं तो फिर वो पूछता है आपके बच्चों की शादी हुई क्या। इस तरीके से सारी चीज़ें वो पता कर लेता है। पता करने के बाद फिर वो ये पूछता है कि आपके घर में सब लोग कितने कितने पढ़े लिखे हैं। वो सारी चीज़ें जानकारी लेने के बाद फिर एक समरी निकाली जाती है जिसको अपन कहते हैं सूचना। ये जो पूछ के गया है वो तो प्राथमिक आंकड़े थे। फिर उसके बाद जब घर पे जाके विश्लेषण होगा, सुपर कंप्यूटर में विश्लेषण होगा या किसी भी प्रकार की कंप्यूटर में विश्लेषण होगा, तो पता चलेगा कि भारत में इतने महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, ये इनका लिंगानुपात है, ये इनके शिक्षा का स्तर है, ये बहुत सारी चीज़ें फिर अपने को प्राप्त होती हैं। जो डाटा हमको लेके जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। फिर उसके बाद जब वो पॉलिश करके सामने आते हैं तो वो सूचना हो जाती है। फिर इस सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का जो तकनीकी पक्ष है वो संचार कहलाता है। और संचार के लिए हम इसमें वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे इस सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखना कि सूचनाओं को तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना है, पहुँचाना है। और वो पहुँच जाएंगे। चलो एक आ गई है क्या, निहारिका जैन, वेरी गुड। चलिए निहारिका जैन, गुड इवनिंग। अब इसके बाद सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमने सूचना को पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में। सूचना क्या है, सूचना के बारे में पढ़ा, सूचना को प्राप्त करने के माध्यम पढ़े और सूचना के कुछ रूप हैं और उसके बाद सूचना को प्राप्त करने के उपकरण भी हैं, ठीक। जैसे सूचना के बारे में अपन ने पढ़ा अर्थपूर्ण ढंग से, किससे, अर्थपूर्ण ढंग से जो व्यवस्था होती है या अर्थपूर्ण ढंग से हमको जो डाटा दिया जाता है उस अर्थपूर्ण ढंग से प्राप्त डाटा को सूचना कहते हैं। और ये जो सूचना होती है उसका तार्किक विश्लेषण के पश्चात हमको प्राप्त होती है। और प्राप्त होने के पश्चात इसका हम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। यदि हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते तो इसको सूचना नहीं बल्कि डाटा ही कहा जाएगा, ठीक है निहारिका। इसके बाद हम परिभाषा को देखें तो दो लोगों के अनुसार इसमें परिभाषा भी बताई गई कि इसकी परिभाषा को अगर हम ये मान के चलो मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आता है सूचना क्या है समझाइए, तो वहाँ इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति की परिभाषा लिख देंगे तो हमारे उत्तर में थोड़ी विश्वसनीयता जुड़ जाएगी। क्योंकि अभी जो हमने परिभाषा देखी है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित प्रस्तुत किए गए डाटा को सूचना कहते हैं। ये तो सामान्य सी परिभाषा जिसको हमने बनाया, लेकिन जो विद्वानों के द्वारा कही गई इन परिभाषाओं को लिखेंगे तो प्रश्न के उत्तर में क्या हो जाता है, जैसे केसर, जो अपन क्या कह रहे हैं, केसर सोने पे सुहागा वाली स्थिति है वो निर्मित हो जाती है। जैसे हॉफमैन साहब क्या कह रहे हैं, हॉफमैन साहब का मानना है कि सूचना वक्तव्यों तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जे बीकर के अनुसार क्या है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। ये परिभाषा और अच्छी और सरल भाषा में दी है, आप कुछ नहीं तो इसी को याद कर लेना, ठीक है। जे बीकर के अनुसार किसी विषय के संबंध में जो डाटा दिया जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, सूचना कह देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें सूचना को प्राप्त करने के हमारे पास कौन कौन से माध्यम हैं, तो माध्यम कुछ परंपरागत माध्यम होते हैं जिसके अनुसार हमें सूचना प्राप्त हो रही है, और
कुछ प्रिंट मीडिया होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत हमें जो सूचना मिल रही है वो कैसी सूचना मिल रही है, लिखित रूप में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में जो सूचना मिल रही है वो मौखिक के रूप में मिल रही है। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ वो मौखिक है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो लिखित रूप में भी सूचना देती है, लेकिन प्रिंट मीडिया का ये एक तरीके से देखें एक लिमिटेशन है कि वो लिखित में ही देगी, वो मौखिक में नहीं दे पाएगी। ठीक, जैसे परंपरागत माध्यम में आप देख रहे हैं कि परंपरागत माध्यम जो होते हैं वो डाकिया है, राज दरबार के अंतर्गत जो गुप्तचर व्यवस्था होती है, या एक दूसरे को बोलकर जो सूचना पास आउट की जाती है वो, या ढोल बोल पीट कर, इस प्रकार से परंपरागत रूप में सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रिंट के अंतर्गत, तो आपने कुछ न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, कुछ किताबें पढ़ी होंगी, कुछ मैगजीन पढ़ी होंगी, उसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो जाती है। जैसे मैगजीन द्वारा लिखी हुई इंडिका जो किताब है वो आपके सामने है, यही किताब आप पढ़ लेंगे तो आपको मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अमित गुड आफ्टरनून। अच्छा, निहारिका गुड इवनिंग बोल रही है और अमित गुड आफ्टरनून बोल रहा है। दोनों डिसाइड करो दिन हो रहा है कि शाम हो रही है, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे गुड इवनिंग बोलना है कि गुड आफ्टरनून बोलना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आप देखेंगे रेडियो प्रसारण। ठीक है, जब आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो बोलती है ना विद्या बालन गुड मॉर्निंग मुंबई, तो वो क्या है, एक सूचना देने का माध्यम है जो रेडियो के द्वारा सूचना प्राप्त होती है। उसमें एक प्रतियोगिता भी कराई जाती है और गांधी जी के बारे में अगर वो सही जवाब दे देते हैं तो उसको लकी विनर के तौर पे सिलेक्ट भी किया जाता है। तो इस तरह के मूवी के अंतर्गत आपने देखा है कि भैया सूचना भेजने के लिए ये एक उपयुक्त माध्यम है। ठीक, आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा तो इतिहास के अंदर भी रेडियो के माध्यम से सूचना भेजने का एक उपयुक्त माध्यम के रूप में कई क्रांतिकारियों ने इस प्रकार की घटनाएं अंजाम दी हैं। ठीक है, निहारिका गुड इवनिंग बोले, मैं टाइम देख लूँ क्या हो रहा है। चलो, निहारिका जीत गई, गुड इवनिंग हो गया है, गुड आफ्टरनून नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या आप यूट्यूब पे, इन सब पे सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर रहे हैं, सूचना को प्राप्त कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनेट, ये सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से ही चलते हैं और विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, फिर सूचनाओं को प्राप्त करने के रूप हैं कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा अपन समय नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमारी रफ्तार धीमी हो जाएगी और एक एक करके चीज़ें पढ़ने लग जाएंगे। जैसे सूचना प्राप्त करने के उपकरण भी देखेंगे तो रेडियो है, ठीक है, कंप्यूटर है जो अपन पढ़ ही रहे हैं, फिर टेलीफोन है और उसके बाद टेलीविज़न यानी कि टीवी है और मोबाइल, इनके माध्यम से हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो हुआ सूचना का स्तर। अब बात करेंगे संचार के बारे में। तो संचार क्या होता है, संचार स्थापित करने के लिए कौन कौन से उपकरण, वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, संचार की कौन कौन सी विधियां होती हैं, संचार के कौन कौन से अवयव यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं, संचार कितने प्रकार का होता है और संचार के माध्यम क्या है। सूचना के माध्यम अलग है, संचार के माध्यम अलग हैं। ठीक है, संचार संबंधी कुछ शब्दावली हैं, वोकैबुलरी हैं, उनको समझेंगे क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। फिर संचार में प्रयुक्त होने वाली कुछ तरंगें भी हैं, कौन कौन सी तरंगें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जैसे संचार के बारे में हम पढ़ेंगे तो संचार क्या होता है कि सूचना को भेजने के लिए प्रेषक द्वारा और जो रिसीवर है, रिसीवर यानी कि उसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्राप्तकर्ता के द्वारा बीच में जो माध्यम काम करता है उसको अपन क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है। इसमें ऐसे माध्यम का उपयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित यानी कि प्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सकें। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, सर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप MCQs भी करा देंगे क्या? नहीं, मैं नहीं करवाने वाला। आपको यहाँ लिखने पड़ेगा सर प्लीज़ करवा दो तो करवाऊंगा। ठीक है, तो करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे ये समझने का प्रयास करो कि भैया जो लिखा है कि दोनों समझ सकें, क्या दोनों समझ सकें, इस बात का क्या मतलब है? करवा दूंगा निहारिका, टेंशन मत लो, इतने छोटे छोटे प्रश्नों पे इतना डिस्कशन नहीं करते। बस ये बोल दिया करो कि सर हमें ऑब्जेक्टिव भी आप भी करवाना, बात खत्म। ठीक है, तो अब दोनों पक्ष समझ सके, इसका मतलब जैसे कि अब मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और अपने को हिंदी आती है, तो
ऐसी स्थिति में जो भी सेंडर के द्वारा सूचना भेजी जाएगी वो रिसीवर तो समझ नहीं पाएगा, मतलब रिसीवर का तो फेस ही उड़ जाएगा, वो कहाँ से समझ पाएगा। या हम मान के चलें कि मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ और आपको हिंदी समझ में आती है, तो हिंदी समझ में आती है और मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में क्या सूचना पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी, चाहे भले ही वो आ जाए। जैसे कोड लैंग्वेज में कोई बात कही जाएगी तो उसको वही समझ पाएगा जो इस कोड को डिकोड कर लेगा, है ना। तो ये बेहतर होता है कि ये सबसे ज़रूरी भी होता है कि आप सूचना उसी मोड में पहुंचाएं जिस मोड में सामने वाला समझ पाए, क्योंकि जब तक प्रति उत्तर नहीं मिल जाता तब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं माना जाता। जैसे आपने कहा कि सर इसमें आप ऑब्जेक्टिव भी लगा देंगे क्या, तो मैंने बोला हाँ लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उधर से आपने आंसर दिया है ओके सर। इसका मतलब क्या है कि मेरी द्वारा कही गई बात आप तक पहुंच गई है, आपके द्वारा कही गई बात मेरे तक आ गई है, तो हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, साथ ही साथ समझ रहे हैं। तो जब साथ ही साथ समझ रहे हैं तो इसको कहते हैं संचार व्यवस्था। अगर एक तरीके से हो रही है दूसरे तरीके से नहीं हो रही तो इसको कहते हैं अधूरी संचार व्यवस्था, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि संचार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सेंडर के द्वारा रिसीवर को जो सूचना भेजी जाती है उसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। संचार को कौन कौन से माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है ये अपन पढ़ेंगे आगे। अच्छा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें जो अपन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि संचार की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। कोई बात नहीं, सुने ना, क्लास के लिए थोड़ी लेट होगी। अभी तक क्लास में प्रॉपर वो चीज़ अपने स्टार्ट नहीं की है जहाँ अपन ने पिछले लेक्चर में छोड़ा था। ये अपन रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और रिवाइज भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा है तो थोड़ा आपका ओवरलैप हो जाएगा, चीज़ें कहीं कंफ्यूज हो रही हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी कन्फ्यूज़न। और अगर नहीं हो रहे हैं तो जो आप जैसा कभी कभार दुर्भाग्यवश लेट हो जाते हैं तो उनका छूटेगा भी नहीं। दोनों उद्देश्य हैं, ठीक है। तो संचार की 3 विधियां हैं जिसमें से एक है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स। और इस पे अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करके इसको समझा था। जैसे कि मान के चलो अनुपमा वाला उदाहरण लिया था। सीरियल चल रहा है अनुपमा और अनुपमा उधर से बोल रही है कि हे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, और वो बोल रही है हे प्रभु हे प्रेमानंदम ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब वो बोल रही है, वो उसको हम सुन रहे हैं लेकिन हम उसके भाव से क्या है परिचित तो हैं, लेकिन अब अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं तो वो नहीं समझ पा रही है। वो रो रही है तो हम भी रो रहे हैं कि नहीं अनुपमा के साथ बुरा हो रहा है, वनराज ने अनुपमा के साथ ठीक नहीं किया। फिर उसके बाद एक दूसरा आया, क्या नाम उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, अनूप नाम है, अनुपम क्या नाम है उसका, तो उसने भी उसके साथ ठीक नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अब उसके भाव को हम समझ रहे हैं, हमारे भाव को वो नहीं समझ पा रही है। तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन होता है तो उसको अपन कहते हैं सिंप्लेक्स विधि के द्वारा। और 2 वे कम्युनिकेशन होता है तो उसको डुप्लेक्स विधि कहते हैं। अब डुप्लेक्स विधि भी 2 प्रकार की है, एक है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा है फुल डुप्लेक्स, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों साइड से बातें तो होंगी लेकिन 1 बाई 1 होंगी, एक एक करके होगी। जैसे वॉकी टॉकी पे होती है, इधर से अपन बात कर रहे हैं तो उधर सुन रहा है, फिर उधर से बोल रहा है तो इधर अपन सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच में बहस हो रही, नहीं पहले तुमने बोला था, नहीं पहले तुमने बोला था। ये कहाँ होगा, ये फोन पे होगा, ये फुल डुप्लेक्स है। अब ऐसी स्थिति में आप फोन पे इधर से भी बात कर रहे हो उधर से भी बात कर रहे हो, तो दोनों एक साथ बात हो रही हैं, इसको कहेंगे फुल डुप्लेक्स। और एक एक करके होगी तो उसको कहेंगे हाफ डुप्लेक्स। और एक ही साइड से होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, केवल सिंप्लेक्स, वो डुप्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन, वही यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से लिखा हुआ है जिस पे अपन ने चर्चा की, ठीक है। अब इनके उदाहरण के साथ देखेंगे तो भैया पहले आपको रेडियो प्रसारण भी देखने को मिलता है तो ये भी सिंप्लेक्स है, टीवी देखने को मिलती है ये भी सिंप्लेक्स है। कोई भी एक डायरेक्शन में होने वाला क्या है, सिंप्लेक्स है। और दोनों डायरेक्शन में होने वाले डुप्लेक्स हैं, लेकिन 1 बाई 1 होंगे तो वॉकी टॉकी हैं और एक साथ होंगे तो फिर वो मोबाइल हैं, ठीक है। मोबाइल या टेलीफोन मतलब ये जो अपन इस तरीके से घुमाते थे 3 2 4 ऐसा करके बार नंबर, तो वो टेलीफोन हो जाए या आपका मोबाइल हो जाए, फ़ोन लगा लो तुरंत दोनों साइड से बात चल रही है तो वो डुप्लेक्स हो जाएगा, और वो भी कैसा, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। फिर संचार के अवयव यानी कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले। तो एक तो उसके अंदर प्रॉपर चैनल होता है, दूसरा उसके अंदर ट्रांसमीटर होता है, तीसरा उसके अंदर होता है रिसीवर।
इस पे भी हमने चर्चा की थी। चर्चा के दौरान हम ये पाए थे कि चैनल क्या होता है, यानी कि जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो संपर्क स्थापित करते हैं उसको हम कहते हैं चैनल। ठीक है, इसको थोड़ा एक अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक कोई यहाँ पर व्यक्ति है, ठीक है, x, और ये एक व्यक्ति यहाँ पे यो है y, ठीक है, x और y। अब x को y से बात करनी, x कहाँ है, इंदौर में है, y कहाँ है, भोपाल में है। अब x y से बात करना चाह रहा है, तो मोबाइल से जब बात करेगा तो संचार स्थापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, चैनल स्थापित करना पड़ेगा। और चैनल स्थापित होगा तरंगों के माध्यम से। अब जहाँ से ये x बात कर रहा है तो आसपास कोई ना कोई टावर लगा होगा, और y के पास ये संचार स्थापित करने के लिए यहाँ पे भी एक टावर लगा होगा, हमने लगा दी टावर। ठीक, अब ये संचार स्थापित करने के लिए जो चैनल लगा है वो अपनी पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कहाँ पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक संचार संबंधी उपग्रह स्थापित किया गया है। इस उपग्रह का नाम है इनसैट, ठीक है, या जीसैट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक एंटीना लगा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से कुछ तरंगें ऊपर की ओर जाएंगी। जो तरंगें ऊपर जा रही हैं उनको अपन कहते हैं अपलिंक। और जब ऊपर पहुंची तो यहाँ पे लगा है एक ट्रांसमीटर। ठीक है, जब यहाँ से सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांस रिसीवर भी होता है ना, रिसीवर। रिसीवर नहीं होगा तो अपलिंक आने वाली तरंगों को ये रिसीव नहीं कर पाया ना। ठीक है, तो इसने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद अब इन तरंगों को मॉडिफाई करेगा, इनकी तरंगों की क्षमता में वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद यहाँ पे एक लगा है ट्रांसमीटर। क्या लगा है, ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर से ये तरंगें पृथ्वी की सतह पे वापस लौटा दी जाएंगी। अब ये ऊर्जावान हो चुकी हैं, शक्तिशाली हो चुकी हैं, और वहाँ से नीचे जब आएंगी तो नीचे आने के बाद टावर जो है उसके अंदर भी रिसीवर लगा है। तो रिसीवर के लगे होने से क्या होता है कि ये तरंगों को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये तरंग जो प्रसारित करते हैं, तो ये तरंग जो प्रसारित करते हैं वो पृथ्वी की सतह के समांतर स्थापित करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप इंदौर में हैं तो नेटवर्क आ रहे हैं, फिर इंदौर से बाहर जा रहे हैं तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं जहाँ पे सुनसान जंगल एरिया होता है वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे ज़मीन में एंटीने लगाए हैं अपन ने, ठीक है, ये जो एंटीने लगे होते हैं या अपन इसको कहें टावर जो लगे होते हैं अपने, इस टावर की विशेषता है कि जब इसको अपलिंक या डाउनलिंक तरंगों से संपर्क करना होता है तो ये ऊर्ध्वाधर तरंगों से संपर्क करते हैं, ऊपर से नीचे आने वाली या नीचे से ऊपर जाने वाली। लेकिन जब इस प्रसारण करते हैं तब ये क्षैतिज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो ऊपर नहीं टंगे ना, हम तो जमीन में ही है। तो ये प्रसारण करेंगे तो जमीन के समांतर करेंगे। जब ये समांतर करेंगे तो इनकी एक निश्चित रेंज तक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अब ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो, अब इस व्यक्ति की रेंज से वो नेटवर्क बाहर है, तो अपन ये व्यक्ति को फ़ोन लगाएंगे तो व्यक्ति को फ़ोन लगाने के बाद ऑपरेटर क्या बोलेगा, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाह रहे हैं वो आउट ऑफ कवरेज एरिया है, यानी कि कवरेज एरिया के बाहर हैं। क्यों? क्योंकि अब इसकी क्षैतिज तरंगें वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप मॉल गए, ये मॉल है बढ़िया सा, ठीक है, इस मॉल के अंदर आप कहाँ पहुँच गए, पार्किंग में पहुँच गए, -3 पार्किंग। अब ये जो तरंग ऊपर भेजी है तो तरंग नीचे भी जाएगी, लेकिन हो सकता है तरंग यहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो यहाँ पे स्थित व्यक्ति को भी क्या बताएगी, आउट ऑफ कवरेज एरिया। ठीक, तो संचार स्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक चैनल स्थापित करना पड़ता है। और चैनल स्थापित करने के लिए आपको कभी कभी भौतिक माध्यमों का उपयोग करना होता है, कभी कभी आप भौतिक माध्यमों का उपयोग नहीं करते, डिपेंड करता है। भौतिक माध्यम यानी कि आपने वायर से वायर जोड़ दिए तो लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित हो जाता है, वो भी तो नेटवर्क है सूचना को भेजने के लिए। लेकिन ये जो अपन ने समझा ये इंटरनेट के माध्यम से क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो उसमें बड़े स्तर पे चैनल स्थापित होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसमीटर क्या है, तो ट्रांसमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो तरंगों के प्रसारण में मदद करता है, यानी कि कमजोर तरंगों को क्या कर देता है, ऊर्जावान बना के लंबी दूरी तक पहुंचा देता है। रिसीवर क्या करेगा, इन तरंगों को रिसीव करेगा और उसके बाद रिसीव होने के पश्चात एनालॉग में आइए उसको डिजिटल में बदल देगा, कंप्यूटर काम में ले लेगा, क्योंकि कंप्यूटर को केवल डिजिटल पता है, एनालॉग को तो कंप्यूटर समझता ही नहीं है। मतलब आप कितने ही बड़े तुर्रम खां हैं, अगर एनालॉग में बात करेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझता। फिर आप भले ही कितने ऑर्डिनरी हैं, लेकिन डिजिटल में बात करेंगे तो कंप्यूटर आपको तवज्जो देगा। ठीक है, ये कंप्यूटर की विशेषता है कि कंप्यूटर केवल डिजिटल संकेतों को समझता है जो बाइनरी कोड के रूप में निर्मित होते हैं 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, या ऐसे करेंगे तो ऑन को अपन बोलते हैं हिंदी में हाँ, और ऑफ को इंग्लिश में बोलते हैं ना। हाँ और ना, यानी कि हाँ और नहीं के रूप में भी इन संकेतों का प्रसारण होता है। फिर अब ये जो संचार है वो दो प्रकार से है, पॉइंट टू पॉइंट और प्रसारण, यानी कि एक एक व्यक्ति से अपन बात कर रहे हैं कि एक एक करके, जैसे इंटरव्यू चल रहा है ना, तो एक एक करके चल रहा है, चलो ठीक आप अपने बारे में बताइए, तो अपन अपने बारे में बता रहे हैं, तो ये भी तो 1 by 1 कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब जीडी चल रही है, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो एक टॉपिक दे दिया, सब आपस में बात कर रहे हैं कि लाइफ इज मनी और मनी इज लाइफ, जीवन ही पैसा है या पैसा ही जीवन है। कुछ लोग जीने के लिए पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोग पैसे के लिए ही जी रहे हैं। अब ये मुद्दा है बहस का, तो बहस के मुद्दे पे कुछ लोग पक्ष में कुछ विपक्ष में। आपने देखा होगा अनंत अंबानी की शादी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि देश दुनिया विदेश से न जाने कौन कौन से मुख्य अतिथि आए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक वहाँ आ रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में जब क्या कहते हैं श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो क्या है कि ये बॉलीवुड वालों को क्या दिया गया था, न्योता दिया गया था। ठीक है, आइए आपका निमंत्रण है, आप आइए और उसके बाद इस ऐतिहासिक जो पहलू है उसका हिस्सा बनिए। लेकिन कुछ लोग नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? कि उनकी शूटिंग चल रही थी, बाद में चले जाएंगे। लेकिन अब वो व्यक्ति जो उस समय शूटिंग चल रही थी नहीं आ पाए थे, आज भी तो वो कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। पूरा बॉलीवुड एक दिन अचानक से फ्री कैसे हो गया कि अंबानी के लड़के की शादी में सब इकट्ठे हो गए। तो पैसा बोलता है भाई। ठीक, तो अब यही मुद्दा है कि पैसा के लिए जीवन या जीवन के लिए पैसा। अपने अपने विचार हो सकते हैं कि जीवन के लिए पैसा आवश्यक है, बोले कि नहीं पैसे के लिए जीवन आवश्यक है। तो अपनी अपनी इस तरह की बातें। तो जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो आप मान लो कि यहाँ पे क्या है कि सब एक साथ बात कर रहे हैं। जब सब एक साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आप थोड़ा इस पे ध्यान देना कि एक ट्रांसमीटर है और बाकी के सारे रिसीवर हैं। एक ट्रांसमीटर है और बाकी के सारे रिसीवर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि यहाँ से सीधा सबको कम्युनिकेट कर दिया गया और एक ही ट्रांसमीटर और एक ही रिसीवर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो फिर ये हो गया पॉइंट टू पॉइंट, है ना। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर से बात कर रहा है, एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर रहा है। बाकी के पीपीटी में बहुत साधारण भाषा में लिखा है, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ तक अच्छा, इसके आगे भी अपन ने पढ़ लिए थे। माध्यम के लिए कुछ वायर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, एक होता है कोएक्सियल केबल, एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक होता है ईथरनेट केबल। तो 4 केबल होती हैं जो भौतिक संपर्क स्थापित करके संचार को स्थापित करती हैं। 2 हो जाती हैं आपकी वायरलेस, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे, यानी कि सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। इनके माध्यम से भी संचार स्थापित होता है। जैसा अपन ने देखा कि जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हैं और वहाँ से संचार स्थापित कर रहा है। ये यहाँ पर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे। ठीक है, और इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, प्रति सेकंड ये 36,000 किलोमीटर को तय करके आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो जो सैटेलाइट हैं उनके माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। अब जो ट्विस्टेड केबल है, ट्विस्टेड केबल के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी जो केबल है वो
इस तरीके से उलझी होती है, जैसे घरों में वायर उलझे होते हैं ना, उस हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये नॉइस को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। सीधे सीधे वायर होंगे तो नॉइस कम नहीं होगा, यानी कि नॉइस बराबर बना रहेगा, यानी कि शोर बना रहेगा। तो शोर को कम करने के लिए इस प्रकार की केबल इस्तेमाल में लाई जाती है। ठीक है, प्लास्टिक के 2 तार होते हैं और इन तारों के माध्यम से अपन संचार स्थापित कर लेते हैं। फिर एक होता है आपका कोएक्सियल केबल, ये इंपॉर्टेंट है। ट्विस्टेड पेयर केबल शायद ही परीक्षा में पूछे, लेकिन कोएक्सियल केबल पूछ लेता है। इसमें संचार कैसे स्थापित हो रहा है? तो इसमें संचार होता है, बीच में एक वायर होता है और वो वायर जो है वो कॉपर वायर होता है। इस कॉपर वायर के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। लेकिन ऊपर ये लगी है जाली टाइप की, ये क्या? ये भी कॉपर की बनी होती है, लेकिन अर्थिंग का काम करती है। बीच में क्या बना है? बीच में एक इंसुलेटर बना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आपस में जोड़ने से बचाने के लिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, जुड़ जाएंगे और इनको जोड़ना नहीं है। ठीक। और ऊपर जो होता है फाइनल कवर होता है, ये भी प्लास्टिक का होता है, जो अंदर की जो वायर है उनको डैमेज होने से रोकता है। ठीक। तो ये जो ऊपर वाला है जिसको अपन कॉपर मैश वायर कहते हैं, ये जो कॉपर मैश वायर होता है इसे शील्ड के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में ये पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कोएक्सियल केबल के अंदर शील्ड का काम कौन करता है? शील्ड यानी कि प्रोटेक्शन, तो वो ये कर रहा है, कॉपर मैश वायर। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, और ये सिद्धांत पर काम करने वाला जो तकनीक है वो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक, यानी कि यहाँ पर, अच्छा पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ लेते हैं। उस दिन अपन इस पर चर्चा नहीं किए थे। देखो, पहले तो बात होती है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? अगर अपने को परावर्तन नहीं मालूम तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या पढ़ेंगे अपन? ये है, ये एक कोई मैंने वस्तु बना दी है समझने के लिए, और ये मैं बना रहा हूं एक ऐसी स्थिति जो ये निरूपित कर रही है या जो प्रदर्शित कर रही है। सर समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? ये तो अपन पहले ही समझ लिए थे। अच्छा, फास्ट चल रहा है क्या? तो स्लो ये तब हो जाएगा जब हमने पुराना पढ़ लिया है, उसको कंप्लीट कर लेंगे तब। ये तो परसों की चीज़ें हैं। ठीक है। और उसके बाद लगभग 5-6 पीपीटी और बाकी हैं। उसके बाद आज जो पढ़ेंगे वो अपन स्लो चलेंगे। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो पुराना रिवाइज कर रहे थे, पढ़ा नहीं रहे थे, समझा नहीं रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। ठीक है अंशु? हाँ अंश। ठीक है। तो अपन यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं परावर्तन क्या होता है। ठीक है, परावर्तन। तो परावर्तन के अंतर्गत आप देखते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसकी है? प्रकाश की। प्रकाश कौन है? प्रकाश जो भी हो, किरण प्रकाश की ही होगी। किरण के बारे में याद रखना, अगर किरण किसी और की हो गई तो प्रकाश नाराज हो जाएगा। ठीक है। तो प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाश की किरण क्या करती है? जब कभी आती है, आने की स्थिति में उसको कहते हैं आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। तो जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण के आने के टाइम पे वो किसी न किसी वस्तु से टकराएगी। टकराने के बाद जब वो लौट जाती है उसी माध्यम में, तो उसको कहते हैं परावर्तन। अब इसको समझने के लिए आप ये समझो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रकाश है, ठीक, और उसकी वाइफ है जिसका नाम किरण है। ये जो प्रकाश है वो वॉचमैन है। कौन है? वॉचमैन है, बेचारा घर में चौकीदारी का काम करता है। और किरण जो है वो घर घर जाके खाना बनाती है। ठीक, अच्छा खाना बनाती है, हमारे यहाँ पे भी आती है ये किरण खाना बनाने। ठीक है। तो ये जो वॉचमैन है और ये किरण है, ये दोनों व्यवसाय कर रहे हैं, उद्यमी हैं। ठीक। अब ये किरण खाना बनाने आई मेरे घर पे, मान के चलो, और मेरे घर पे लगा है ताला। तो जब ताला लगा है तो किरण आएगी तो वापस लौट जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि खाना जबरदस्ती बनाने के लिए गेट तोड़ेगी अंदर जाएगी, इतनी कर्मठ नहीं है किरण। ठीक है। तो किरण जब आएगी, आने के बाद लौटेगी, तो लौटने की घटना को ही परावर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और वो वस्तु का जो तल है वो कैसा होता है? पारदर्शी। कैसा होता है? पारदर्शी या चिकना होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है या अपारदर्शी, सॉरी है ना, पारदर्शी नहीं अपारदर्शी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है
हाँ ये सब पहले वाला है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल पर पड़ती है या चिकनी सतह पर पड़ती है तो वहां से टकराकर लौट जाती, तो इस किरण के टकराकर लौटने की घटना ही क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। इसी के आधार पर ही आपको रंग दिखाई देते हैं, इसी के आधार पर ही आपको वस्तु दिखाई देती है, इसी के आधार पर ही आपकी आंखें किसी दृश्य को देख पाती हैं। अगर ये परावर्तन की घटना नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि रात में जब अंधेरा हो जाता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं तो प्रकाश का परावर्तन नहीं है, परावर्तन नहीं है तो कोई दृश्य दिखेगा ही नहीं, है ना। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैं काले रंग की शर्ट पहना हूँ, तो काले रंग की शर्ट मैं पहना हूँ, इसके पीछे क्या कारण है कि जब कोई प्रकाश इस शर्ट से टकरा रहा है तो टकराने के बाद यहाँ पे सारी तरंगें एक साथ अवशोषित हो जाती हैं, कोई भी तरंग यहाँ से परावर्तित नहीं हो रही है। तो जब कोई परावर्तन नहीं होता है तो उस स्थान पे हमको काला धब्बा दिखाई देता है, जिसे हम काला रंग बोल देते हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पूरा ही लौट जाती है, कुछ भी नहीं बचता, तो फिर हमें वो स्थान सफ़ेद दिखाई देता है। और अगर मान के चलो प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौट रही है तो वो हमें अगर किसी रंग की दिख रही है तो उस रंग के पीछे का कारण है वो केवल उसी रंग को परावर्तित कर रही है। जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो अब जो आपको रंग दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण टकराकर केवल पीले प्रकाश को परावर्तित कर रही है, ठीक। और अगर दूसरा उदाहरण लेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा केवल हरे रंग का परावर्तन हो रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या है? टकराकर लौटने वाली। जैसे किरण आई हमारे घर पे खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने के लिए जब वो आई, खाना बनाने के लिए उसको दरवाजा बंद मिला तो लौट गई, वहीं से लौट गई। फिर फिजिक्स के अंदर आप देखेंगे कि उसके आपतित किरण के कोण का मान परावर्तित किरण के कोण के मान के दोनों बराबर होता है। इंसिडेंट रे एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंगल, यानी कि आने वाली किरण के जाने वाली किरण के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है कि ये दोनों एंगल और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फिजिक्स का मुद्दा है जिस पे अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब इसके बाद ये तो परावर्तन हुआ, अब हम समझेंगे अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक तल को पार करके दूसरे तल में जाती है, किसी एक तल को पार करके कहाँ जाती है? दूसरे तल में जाती है। तो दूसरे तल में जाने पर प्रकाश की किरण क्या है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती, सीधा नहीं जाती। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि एक प्रकाश है, ये जो प्रकाश है ये वॉचमैन नहीं है। अब अपन थोड़ा अलग इस उदाहरण लेके बात कर रहे हैं। इस प्रकाश की एक छोटी बच्ची है, छोटी बेटी है। इस बेटी का नाम है किरण। पहले अपन ने इसको पत्नी बताया था। अब दूसरे उदाहरण में एक कोई प्रकाश नाम का व्यक्ति है, उसकी एक लड़की है और लड़की का नाम है किरण। प्रकाश पहले बहुत अमीर हुआ करता था, फिर प्रकाश जुआ खेलने लगा, फिर प्रकाश अमीर से गरीब हो गया। यानी कि अमीर से गरीब होने का मतलब क्या है कि अब प्रकाश जो था पहले बहुत सघन हुआ करता था, पैसे वाला हुआ करता था, बहुत पैसे हुआ करते थे। अब गरीब हो गए, यानी कि रेयर मीडियम में आ गया, यानी कि सघन से विरल हो गया। कुल मिला के आप ये समझ लें कि पहले जब प्रकाश था तो पहले प्रकाश जो था विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था, यानी कि गरीबी से अमीरी में आ रहा था। सघन माध्यम यानी कि माध्यम में डेंसिटी का ज़्यादा होना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने लगा, जुआ खेलने लगा, तो अब वो गरीब हो गया। अब गरीब से कहाँ हो गया? मतलब पैसे से क्या हो गया? गरीब हो गया, तो सघन से विरल हो गया। पहले वो पैसे वाला था तो विरल से सघन था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो पैसा ज़्यादा होने से किसी भी चीज़ को अपनी ओर झुका लेगी। सिंपल सी बात है। जब कोई प्रकाश की किरण, यानी कि इनके पापा पैसे वाले होंगे तो पैसे वाले होने के बाद इनको सब चीज़ चाहिए, ये सब चीज़ खरीद लेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे, अनंत अंबानी के बारे में, तो उसके यहाँ सब आ गए क्योंकि उसके पास पैसा है ना, तो सब आ गए। तो फिर वो अपनी ओर झुका लेगा, उसकी ओर झुकाव होगा तभी तो सब आएंगे।
तो इसको फिजिक्स की भाषा में अगर कहेंगे तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग पर सीधे न जाते हुए अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और ये अपवर्तन दो प्रकार से होगा। अगर विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसको आप अभिलंब बोल रहे हैं, ठीक है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, अभिलंब बोल रहे हैं। और अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ये अभिलंब है, इस अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, तो इस घटना को भी अपन अपवर्तन ही कह रहे हैं। तो यहाँ पे दो स्थिति हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, वो कोई भी माध्यम होगा, सघन से विरल होगा या विरल से सघन होगा, यानी कि डेंस टू रेयर मीडियम होगा या रेयर टू डेंस मीडियम होगा, कोई भी मीडियम होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो सीधी नहीं जाएगी। ये उसने कसम खा ली है किरण ने कि मैं सीधी नहीं जाऊंगी, मैं टेढ़ा ही चलूंगी। क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड है भैया, वो सीधा नहीं चलती। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो डिस्टर्ब दो प्रकार से होगी, अगर विरल से सघन में आई है तो झुक जाएगी, और सघन से विरल में आएगी तो उठ जाएगी, क्योंकि वो पहले ही पैसा वाली थी, अब वो क्या होगी, गरीब होगी। गरीब हो गई तो अब उसको उठना पड़ेगा, घर घर जाके काम करना पड़ेगा, उसका एटीट्यूड अपने साइड में रखना पड़ेगा, ठीक। तो सघन से विरल आएगी तो उठना पड़ेगी, और विरल से सघन जाएगी तो झुकना पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति ये है अपवर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित केवल उदाहरण याद कर लेना, घटनाएं तो आपको मेंस में काम आएंगी, ठीक। मेंस में यही लिखने को आएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं समझाइए। हालांकि अब वो भी नहीं आना, फिजिक्स हटाई दी है। तो अब अपन बात करते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। शब्दों पर ध्यान देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब परावर्तन अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है, चीजों का टकराकर लौटना, यही ना, टकराकर लौटी तो ये परावर्तन हुआ, ठीक है। और परावर्तन यहां होगा, ये बात निश्चित है। और आंतरिक का मतलब होता है प्रकाश की किरण का अंदर जाना, और जब अंदर जाती है तो या तो उठ जाती है या झुक जाती है, या उठ जाती है या झुक जाती है, परावर्तित तो हो ही नहीं रही है। तो जब परावर्तित नहीं हो रही है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसे होगा कि मान लो जब ये किरण आई, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो ये किस माध्यम से, तो ये बात निश्चित है कि हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभी अपन ने पढ़ा कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है, यही पढ़ा अपन ने। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलित होगी, अगर वो सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटेगी। दूर हटते समय अगर इसके किरण के कोण का मान 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है अपना, किरण के कोण का मान 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री मान होता है तो तल के समांतर किरण गुजर जाती है ना, ना तो वो अपवर्तित हुई ना परावर्तित, समांतर गुजर गई, ठीक है। आपने देखा होगा जब स्विमिंग पूल में नहाने गए होंगे तो पानी जो होता है समुद्र, उसका क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल का, उसकी सतह चमक रही होती है, वो इसी घटना से। लेकिन आपने देखा होगा यार क्या कहते हैं, अपन रोड पे जाते हैं तो बार बार आपको रोड भी चमकती हुई नजर आ रही है। तो रोड क्यों चमक रही है, रोड इसलिए चमक रही है क्योंकि उसमें परावर्तन हो रहा है। अपन ने पहले कहा सतह जितनी चिकनी होगी परावर्तन उतना ज़्यादा होगा। तो रोड पे जो सड़क चमक रही है वो परावर्तन है, लेकिन नदी, तालाब, झील, समुद्र, उनकी सतह जो चमक रही है वो परावर्तन है, अपवर्तन है, ठीक। और अपवर्तन कब, जब किरण के कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और इसी किरण के कोण को मान को अपन कहते हैं क्रांतिक कोण। यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। तो उसके बाद अब कुछ नहीं करना, जब कभी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाए और उसके आने के बाद इस क्रांतिक कोण के मान में वृद्धि हो जाए, 90 डिग्री से अधिक हो जाए,
तो प्रकाश की किरण ऊपर आ जाएगी। देखो पहले तो जी दूर हटी, अब यहाँ का एंगल ले लोगे तो ये कितना एंगल है, ये 45 और ये 80 के आसपास मान लो, तो इसका एंगल कितना है 80। फिर और एंगल बढ़ा तो हो गया 90 होने के बाद समांतर निकल गई। लेकिन अगर 90 के और बढ़ गया 91 होगी तो प्रकाश की किरण ये आ जाएगी 91। और अगर 90 से और बढ़ गई ये 110, ये 120, ये 130 और ये 135। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपवर्तन के आधार पर अविलंब से दूर हटती है। दूर हटते समय यदि अपवर्तित किरण के कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो 90 डिग्री होने से किरण तल के समांतर गुजर जाती है, जिसे हम न तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं कह सकते। लेकिन 90 डिग्री से मान अधिक हो जाता है तो उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसी सिद्धांत के आधार पर क्या होता है आपका, इसी सिद्धांत के आधार पर आपकी ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपके प्रकाश के इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। यहाँ पे अपवर्तन आगे चल के कन्वर्ट होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होने से जो सूचना के संचारण की जो गति है वो प्रकाश की गति के आधार पर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में ये सूचना का ट्रांसफ़र हो जाता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में अगर सूचना जाएगी तो पृथ्वी के किसी भी स्थान पे सूचना को बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से भेजा जा सकता है। यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लिखा है। यदि ग्रीन में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ। तो ये था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके सिद्धांत पे क्या काम कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर वैसे ही अपन पढ़ चुके थे, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अगले टॉपिक पे, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगें। ये भी संचार में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी जो आवृत्ति है परीक्षा में पूछ ली जाती है कि 3 किलो हर्ट्ज से लेके 300 गीगा हर्ट्ज के बीच में इनकी आवृत्ति होती है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे अगले पे, संचार, जो मैं समझा ही चुका हूँ। ठीक है, ईथरनेट केबल जो होती है वो इस प्रकार की केबल, आपने कहीं ना कहीं इस केबल को जरूर देखा होगा। ये केबल जो होती है वो कुल मिला के संचार व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित करती है, जिसके माध्यम से एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से अपना डाटा क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। अभी तक के एपिसोड में हमने यहाँ तक देखा और अब हम देखेंगे आगे। ठीक है, हाँ ये सर थोड़ा फास्ट तो इसलिए है क्योंकि अपन उस चीज़ को थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। मेरा उद्देश्य इतना रिवाइज करने का था भी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है कर देते हैं रिवाइज। तो ये था अभी तक का अपन ने जो रिवाइज किया। अब अपन पढ़ेंगे आज का लेक्चर, संचार संबंधी शब्दावली। यानी कि संचार के माध्यम में आप देखते हैं कोई शब्द जैसे सिग्नल आता है तो सिग्नल का क्या मतलब है, बैंड विड्थ आता है तो बैंड विड्थ का क्या मतलब है, बोर्ड आता है तो बोर्ड का क्या मतलब है, ब्रॉडबैंड आता है तो इस ब्रॉडबैंड का क्या मतलब है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन आता है तो उनका क्या मतलब है। ठीक, अब आप यहाँ पे ये समझिए कि जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, ये रहा आपका छोटा बच्चा जान के इसको आप किसी भी प्रकार के धोखेबाजी में मत रहना। ये छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है। अब ये छोटा बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने के टाइम पे बेचारा ये थक जाता है, क्या कर लेता है, परेशान हो जाता है, थक जाता है, क्योंकि इसके पास बैग भी बहुत भारी है। स्कूल जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, स्कूल भी लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल जाना है बेचारे को। तो पैदल पैदल जाते समय बच्चा थक जाता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको बूस्ट करना पड़ता है। सिग्नल, ये जा रहा है ना, ये बच्चा नहीं है, अब इसको समझना ये सिग्नल है। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि ये जो बच्चा है अब ये बच्चा नहीं है, ये सिग्नल है। एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, कमज़ोर हो गया है, तो इस कमज़ोर तरंगों को क्या करना पड़ता है, अपने को
मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई करेंगे तो उसको शक्ति देंगे, शक्ति देने के बाद फिर ये और आगे जाएगा। तो उसी से आधारित है ये सारे के सारे, ठीक है। इसमें आपको एक एक करके चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार के क्षेत्र में सिग्नल को निम्नलिखित दो भागों में अपन बांट देते। एक होता है आपका एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है आपका डिजिटल सिग्नल। एनालॉग क्या होते हैं? जो विद्युत के सतत संकेतों के आधार पर आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि विद्युत के सतत संकेत, लाइट बंद, संचार व्यवस्था बंद, ठीक, संचार व्यवस्था क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। विद्युत के सतत संकेतों पे जो प्राप्त होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एनालॉग संकेत कहेंगे। विद्युत के संकेत के अलावा ये एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल नहीं करेंगे। लेकिन डिजिटल संकेत जो होते हैं वो बाइनरी कोड के रूप में चलते हैं, 0 और 1 के रूप में चलते हैं। यानी कि कंप्यूटर की कार्यविधि जो है वो डिजिटल पर आधारित है, ठीक। कंप्यूटर के विकास में हमने इस प्रक्रिया के माध्यम से इसको समझा था, ठीक है। अब अगर हम देखें बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ को समझने का प्रयास करें कि डाटा संचार के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की जो सीमा है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वाली जो सीमा होती, उस सीमा को ही बैंडविड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वाली को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ जो होती है वो हम हर्ट्ज में मापते हैं, जबकि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो बैंडविड्थ होती है उसका अर्थ होता है संचार माध्यम में डाटा स्थानांतरण की गति। यानी कि आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पे क्या कर रहे हैं? नेट चला रहे हैं। तो नेट जब चला रहे हैं तो आपकी नेट की जो स्पीड होती है उस स्पीड को ही आप बैंडविड्थ कह रहे हैं। यानी कि आपको स्पीड मिल रही है 25 kbps, तो बहुत धीमा चल रहा है। फिर उसके बाद आपको स्पीड मिल रही है 150 mbps, तो स्पीड बहुत फास्ट हो गई। तो जो स्पीड होती है कंप्यूटर संचार के अंदर, कंप्यूटर के अंदर नहीं, संचार के अंतर्गत, कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत जो संचार की स्पीड होती है, उस स्पीड को अगर आप मापेंगे तो वो मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? इसमें बैंडविड्थ। लेकिन एनालॉग, जैसे कि आप मोबाइल पे बात करें, टेलीफोन लाइन जो है, इस टेलीफोन लाइन में जो संचार हो रहा है उसमें जो स्पीड मापते हैं वो हर्ट्ज में मापते हैं। डिजिटल और एनालॉग दोनों में अंतर है। तो आप ये मान सकते हैं कि एनालॉग जो संकेत होते हैं उनकी स्पीड को अपन बैंडविड्थ में जो माप रहे हैं वो हर्ट्ज में माप रहे हैं, जबकि कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ जो है उसकी स्पीड को जो अपन माप रहे हैं वो बिट पर सेकंड में मापते हैं। होता ना kbps, किलो बिट पर सेकंड, है ना, mbps। तो इस तरीके से जो स्पीड मापी जाती है संचार में, या आपके नेट की स्पीड, साधारण शब्दों में समझेंगे अपन तो अपने को पता चलेगा कि नेट की जो स्पीड अपन माप रहे हैं बिट पर सेकंड में, तो वो बिट पर सेकंड जो नेट की स्पीड होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ, ठीक है। और एनालॉग के अंतर्गत यही बैंडविड्थ मापी जाती है किसमें? हर्ट्ज में। दोनों अलग अलग हैं। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि एनालॉग संकेतों की स्पीड को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है, जबकि संचार के अंदर ये बैंडविड्थ जो है वो किस में मापी जा रही है? वो मापी जा रही है बिट पर सेकंड में, ठीक है। फिर उसके बाद बॉड क्या होता है? डाटा संचरण या स्थानांतरण की गति को मापने के लिए इसकी जो इकाई है वो बॉड कहलाती है। आपकी जो डाटा की जो स्पीड है वो किस में मापी जा रही है? उसको अपन बिट पर सेकंड में मापते हैं। इसी बिट पर सेकंड को ही आप क्या कह देते हैं? बॉड कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से परीक्षा में एक आध प्रश्न निश्चित तौर पे बन सकता है। स्पीड को, वर्तमान में जो स्पीड है वो आप वर्तमान में डाटा जो है mbps में देखते हैं, ठीक है। 5G आने के बाद वो अब और सुधर गया है, लेकिन अभी 5G आने के बाद वो GB में डाटा नहीं है, MB में ही आए, है ना। आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी डाटा शेयर कर रहे हैं, वो किस में जा रहा है? MB में जा रहा है। mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड में, सॉरी मेगाबिट पर सेकंड में जा रहा है। तो पर सेकंड के अंदर जो डाटा जा रहा है उसकी इकाई जो मापने की है उस इकाई को बॉड कहते हैं, जबकि जो स्पीड है उस स्पीड को बैंडविड्थ कहते हैं। स्पीड बैंडविड्थ है, स्पीड को मापने की जो इकाई है वो बॉड है, ठीक है, जिसमें हम जो माप रहे हैं वो क्या है? mbps, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड क्या है? एक उपकरण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडबैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसी एक मशीन है। जब आप क्या कर रहे हो? इंटरनेट को लगाते हो, शेयर करते हो, जैसे कि आप क्या कर रहे हो? इंटरनेट को शेयर कर रहे हो,
जैसे कि ये इंटरनेट है, इस पे आप काम करना चाह रहे हो, ये आपका कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। अब यहाँ पे अब सीपीयू तो रहेगा, इस सीपीयू से जुड़ेगा माउस, ठीक है। अब सही है, सारे जोड़ दिए अपन ने सीपीयू से। अब अपन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अगर अपन चाहें कि कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना, तो कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन का नाम होता है मॉडेम। इस मशीन का नाम क्या होता है? मॉडेम। मॉडेम जो होता है, ये जो आपकी टेलीफोन लाइनें हैं, इस टेलीफोन लाइनों से जुड़ा होता है। टेलीफोन लाइनों से जो संकेत आ रहे हैं वो एनालॉग संकेत आ रहे हैं, एनालॉग संकेत आ रहे हैं। और जब ये एनालॉग संकेतों को प्राप्त कर लेता है, तो प्राप्त करने के बाद ये कंप्यूटर को संकेत दे देता है डिजिटल रूप में, ठीक है। तो क्योंकि कंप्यूटर तो डिजिटल ही समझता है, कंप्यूटर को एनालॉग समझ में नहीं आता। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म हो गया। मॉडेम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो वो आने वाली फोन लाइन से आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदल के कंप्यूटर को दे देता है। फिर संचार स्थापित तो तब होगा ना जब यहाँ से संकेत जाएंगे और इसके माध्यम से होते हुए जहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे। तो जब ये कंप्यूटर जो है वो डिजिटल संकेतों को इसको देगा, इसको कन्वर्ट करने के बाद वो फोन लाइन में जो है एनालॉग के रूप में प्रसारित कर देगा। यानी कि जो मॉडेम है या मॉडम जो है वो कंप्यूटर को अगर देगा तो कंप्यूटर को डाटा देगा डिजिटल के फॉर्म में, और अगर टेलीफोन लाइन को देगा तो वो देगा एनालॉग के फॉर्म में। तो किस फॉर्म में देगा? एनालॉग। क्यों? क्योंकि ये मशीन का काम ही होता है एनालॉग के आने वाले संकेतों को डिजिटल में बदलना और डिजिटल से आने वाले संकेतों को एनालॉग में बदल देना, ये इसका काम है, ठीक है। तो जो मॉडेम होता है उसके लिए एक तकनीक इस्तेमाल की जाती है, उस तकनीक का नाम है ब्रॉडबैंड तकनीक। भारत सरकार द्वारा ब्रॉडबैंड तकनीक का जो इस्तेमाल है वो लगभग 2002 के आसपास से किया गया है, ठीक है। वह संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण हेतु विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। यानी कि अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो मॉडेम है। अब इस मॉडेम के माध्यम से जो संचार स्थापित होगा उस संचार व्यवस्था को ही हम क्या नाम देंगे? ब्रॉडबैंड। इसलिए आपने देखा हो कुछ समय पहले चलता है भैया ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए आप मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट कर दो, स्पीड बहुत स्लो आ रही है। फिर उसके बाद आपने लगा दिया क्या? मॉडेम। यानी कि मॉडेम लगाने से क्या हो गया? आपकी स्पीड बढ़ गई। तो क्यों बढ़ गई? क्योंकि हाई सिग्नल डाटा स्थानांतरण की जो रफ्तार बढ़ गई है वो मॉडेम के लगाने से नहीं बढ़ गई है, क्योंकि मॉडेम लगाने से आपका जो प्लान है वो सुधर गया है, और वो सुधारने के बाद किस रूप में कन्वर्ट हो गया है? ब्रॉडबैंड में। तो ब्रॉडबैंड में क्या हो गया है? आपके सिग्नल की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड, ये ब्रॉडबैंड लिखा है। ब्रॉडबैंड में डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल गति से जैसे अभी आपने देखा उससे कई गुना तेज होती है, ठीक है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, यानी कि जो मॉडेम है उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, जो कि केबल और केबल सिग्नल जो आ रहे हैं उनके परिवर्तन का काम करता है। अगर फोन लाइन से सिग्नल आ रहे हैं तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और कंप्यूटर को दे देगा। कंप्यूटर को बोलेंगे जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, और उसके बाद कंप्यूटर से जो सिग्नल आ रहे हैं वो डिजिटल में आ रहे हैं। अब सिमरन बोल रही है कि मेरे को वापस घर जाना है, तो वापस जाने के लिए अब सिमरन आ तो गई है, लेकिन सिमरन जाएगी तो फिर किस में जाएगी? एनालॉग में ही जाएगी। तो एनालॉग में इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका काम यही है, एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, और यही करता रहता है, जिससे रफ्तार जो है वो क्या हो जाती है? फास्ट स्पीड बढ़ जाती है। तो कम आवृत्ति की सिग्नल को उच्च आवृत्ति के सिग्नल में बदलने की क्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। इसके बाद सिग्नल को मॉड्यूलेट सिग्नल कहा जाता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के अंतर्गत जो सिग्नल की आवृत्ति बढ़ा दी जाती है वो मॉड्यूलेट सिग्नल कहलाती है। इसी मॉड्यूलेशन सिग्नल से पुनः सूचना प्राप्त करने की क्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। अब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के अंतर्गत कुछ चीज़ें अपने को जान लेनी है, ठीक है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के अंदर कुछ चीज़ें अपने को
ये जान लेनी है कि इसके तकनीकी पक्ष के रूप में परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, चलो। एंटीना की हाइट कम करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एंटीना, अब एंटीना कौन सा है इसमें? जो अपन ने अभी फोटो में देखा वो एंटीना नहीं। एंटीना मतलब जो टावर लगे हैं, उन टावर की हाइट बहुत ऊंची होगी तो सिग्नल को रिसीव करेंगे, लेकिन अब इतने ऊंचे बना देंगे तो गिर गया तो क्षतिपूर्ति कौन करेगा उसकी? तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसके साइज को कम करना चाहते हैं तो मॉडेम जो है वो एक कारगर तरीका है जो सिग्नल को आसानी से रिसीव कर सकता है और सेंड कर सकता है। ठीक है, संदेश सिग्नल से शोर को कम करने के लिए भी हम मॉड्यूलेशन की आवश्यकता को महसूस करते हैं, है ना। फिर उसके बाद सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। फिर बहुत दूरी तक संकेतों को ट्रांसमिट यानी कि भेजने के लिए भी हम मॉड्यूलेशन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। और सिग्नल की बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए यानी कि उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए भी हम मॉड्यूलेशन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। तो मॉड्यूलेशन करने के लिए क्यों हमें आवश्यकता हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि एंटीना जो टावर लगे उनकी हाइट को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, कम हाइट में ही काम कर लें, तो इसलिए मॉडेम लगाना होता है, यानी कि तरंगों का मॉड्यूलेशन करना होता है। संदेश जो है वो सिग्नल के माध्यम से जब आ रहे हैं तो उनमें बहुत शोर शराबा होता है, शोर नॉइज़ होती है, उस नॉइज़ को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए, मैंने बोला कि सिग्नल यानी कि वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है और 1.5 किलोमीटर स्कूल है बैग टांगे हुए, तो बेचारा कमज़ोर हो गया है, 10 जगह तो बैठ बैठ के जा रहा है, तो थक गया है, तो उसकी थकावट को हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है एनर्जी में। तो हम उसको क्या कर देंगे? शक्ति बढ़ा देंगे। तो शक्ति जब बढ़ जाएगी तो एक बार में स्कूल जाएगा और एक बार में घर आ जाएगा। बहुत दूरी तक संकेतों को ट्रांसमिट करने के लिए यानी लंबी दूरी के सिग्नल को भेजने के लिए, अब यहाँ से अमेरिका भेजना है तो बीच में कहाँ रुकता जाएगा? ना रुके, तो इसके लिए हमको मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। और सिग्नल की रफ्तार भी बढ़ानी है तो भी अपने को करना पड़ेगा। ठीक, अब मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया क्या होती है? मॉड्यूलेशन प्रक्रिया में सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। तो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत सिग्नल के जो प्रकार हैं वो आपको 3 प्रकार के सिग्नल मिलेंगे। एक है संदेश सिग्नल, ठीक है, यानी कि मैसेज सिग्नल। दूसरा है वाहक सिग्नल यानी कि कैरियर सिग्नल। और तीसरा है संशोधित सिग्नल यानी कि आपका जो मॉडिफाइड हो गया है वो वाला। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ये आपको अच्छा फिजिक्स में आपने ये तरंगें पढ़ी होंगी, थोड़ा तरंग समझा देता हूँ कि ये जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर जितनी तरंग ऊपर की ओर उठ गई है और उतनी ही ऊपर से उठने के बाद नीचे जाएगी और यहाँ पे एक तरंग का कंपन पूरा हो गया है। ठीक है, इस स्थिति को अपन कहते हैं आयाम और इस स्थिति को कहते हैं स्रंग और इस स्थिति को कहते हैं गर्त। यानी कि जितना वो ऊपर की ओर उठ जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्रंग यानी कि टॉप बिंदु। और जितना नीचे गिर जाता है उसको अपन कहते हैं गर्त यानी कि उसका बॉटम पॉइंट। ठीक है, और जितना यूपर जाता है उतना ही नीचे आता है, इसकी दूरी को अपन कहते हैं आयाम। और 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में जब वो इतने कंपन ऐसा करके यूं जितने कंपन कर लेगी और उसी को ही हम कहते हैं उसकी आवृत्ति, यानी कि प्रति सेकंड तरंग जितने कंपन कर लेती उसको उसकी क्या कहते हैं? आवृत्ति। और 1 सेकंड में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको अपन कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे वेवलेंथ को अपन समझें तो ये होती है उसकी वेवलेंथ जिसे अपन लैम्डा। 2 स्रंग या 2 गर्त के बीच की जो दूरी है उसको ही हम लैम्डा कहते हैं और दोनों निश्चित होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर अलग आएगी नीचे अलग। आप अपने हाथ से बनाओगे तो थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन जब तरंग चलेगी तो एक ही समान स्थिति में चलेगी। ठीक, तो ये तरंग है, इन तरंगों का ही हमको क्या करना है? मॉड्यूलेशन, क्योंकि ये तरंग क्या हो गई? कमजोर हो गई, लंबी दूरी के संदेश को लेकर नहीं जा रही हैं, तो जाएं इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो करते हैं उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत देखें तो हमें 3 प्रकार के ये दिखाई दिए, इनमें से एक की बात करते हैं। सिग्नल जो संदेश सिग्नल होते हैं यानी कि मैसेज सिग्नल होते हैं वो कौन से होते हैं? जिस सिग्नल में संदेश प्रेषित किया जाता है, यानी कि मान के चलो कोई भी एक सिग्नल है, ये है,
ठीक, तरंग के माध्यम से ही जाएगा ना। तो इस सिग्नल के अंदर हमने क्या कर दिया है, एक संदेश भेज दिया है। ठीक है, कबूतर समझ लो आप कि एक कबूतर है, कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध दी है, तो कबूतर उसको लेके जा रहा है। तो कबूतर कौन है, कबूतर सिग्नल है, और लेके क्या जा रहा है, मैसेज। तो जो सिग्नल मैसेज लेके जाता है उसको संदेश सिग्नल कहते हैं, मैसेज सिग्नल कहते हैं। ठीक है, फिर उसे संदेश सिग्नल अपन ने कह दिया, इसे संचारित करने के लिए मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। क्यों गुजरना पड़ता है इसको, क्योंकि भैया बहुत लंबी दूरी तक जाएगा, तो उतनी दूरी तय कर पाए इसके अंदर क्षमता है कि नहीं, चेक तो करें। जैसे कि आप इसको ट्रक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक बनाता हूं मैं अच्छा सा, आपको यहाँ साइड में बनाता हूँ, इधर जगह खाली है। ट्रक की जगह बस बन गई, चलो बस ही सही। यहाँ पे आदमी बैठा देंगे अपन, और ये सीटें हैं। ठीक है, बढ़िया बस बनी, देख के किसी में ठोक मत देना। और ये जो बनाई है मैंने, ऊपर लाइटें बनाई हैं, ऊपर वाली लाइट क्या कर रही है, ऊपर वाली लाइट हटा देते हैं। ओडिया देखो, एकदम बढ़िया तरीके से साफ की मैंने। ठीक है, यहाँ पे वाइफर लगा हुआ है, ये मान लेना। अब बस क्या है, सिग्नल है। बस क्या है, सिग्नल है। बस के अंदर जो बैठे हैं वो यात्री, यात्री क्या, मैसेज है। यानी कि अब जब ये बस यात्रियों से भर के कहीं जा रही है, तो यात्री से भरकर जब ये बस जाएगी तो बस का चेकअप करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो किसी दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। आए दिन बसों के एक्सीडेंट हो जाते, तो अपने को पता चलता है कि भैया इस बस का परमिट 10 साल पहले ही ख़त्म हो गया था, वो तो बिना परमिट के चल रही थी, फिर बस के अंदर धुआं भी निकल रहा था, फिर बस का ड्राइवर भी पिए हुए था, बस का ये वो फलाना ठिकाना, थोड़ी सी कट लगी और बस रायते जैसा फैल गई। तो बस की अपने को कैपेसिटी और क्षमता भी तो चेक करना पड़ेगी। तो सब, और उसी को ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब कमज़ोर पाई जाएगी तो वृद्धि करेंगे, जब वृद्धि करेंगे तब जाके वो संदेश को लेके जा पाएगी। तो आप ये बस समझ लेना या ट्रक जो भी समझ लेना कि जब ये ट्रक सिग्नल लेके जा रहा है, तो इस सिग्नल लेके जा रहा है, तो सिग्नल लेके जाने वाले स्थिति को अपन मैसेज कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आए, सिग्नल मतलब संदेश। सिग्नल क्या होता है, संदेश सिग्नल, यानी कि जिस सिग्नल के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है उसको संदेश सिग्नल क्या देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखो ट्रक आ गया आपका। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, वाहक। वाहक यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रक है वो इसको लेके जा रहा है। ठीक है, उच्च आवृत्ति संकेत होते हैं जो वाहक सिग्नल होते हैं। इन वाहक सिग्नलों को आप क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहते हैं। उच्च आवृत्ति वाली क्या कहते हैं आप, इनको संकेत कहते हैं, जो कोई जानकारी नहीं होती। यानी कि ये ट्रक जो है या जो बस जो है वो कोई जानकारी नहीं, लेकिन जानकारी इसके अंदर भरी है। देखो इसके अंदर जो भरा है ना, ये माल यानी कि इसके अंदर जो भरा है वही संदेश है। यह एक खाली सिग्नल होता है जो मॉड्यूलेशन के बाद रिसीवर को सिग्नल ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि ट्रक खाली है, जो संदेश को ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब जो मेन चीज है वो तीसरी है संशोधित सिग्नल। तो जब संशोधित सिग्नल होगा तो अब ये मॉड्यूलेट हो चुका होगा, तब जाके इसके माध्यम से हमें क्या मिलेगी, सूचना। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के पश्चात यानी कि परिणाम स्वरूप संदेश को एक संग्राहक संकेत कहा जाता है, जो मॉड्यूलेट सिग्नल और वाहक सिग्नल का संयोजक होता है। यानी कि आप यहाँ पे दो तरह की कलर लाइन दिख रही हैं, इनमें से एक आपका मॉड्यूलेट हो चुका है, दूसरा मॉड्यूलेट नहीं हुआ है। तो जब मॉड्यूलेट हो जाता है तो उसकी रफ्तार और उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है, और जब वो मॉड्यूलेट नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षमता और उसकी कार्य प्रक्रिया कैसी होती, कमजोर। और उस कमजोर प्रक्रिया में सुधार करने के लिए हमको मॉड्यूलेशन करना होता है। और मॉड्यूलेशन की करने की जो विधियां हैं वो कितनी हैं, 3। मॉड्यूलेशन की जो विधियां हैं, मॉड्यूलेशन क्यों किए आपको समझ में आया कि मॉड्यूलेशन अपन ने इसलिए किया है क्योंकि आपका जो सिग्नल था वो कमजोर था, और कमजोर सिग्नल को शक्तिशाली संपन्न बनाने के लिए आपने मॉड्यूलेशन किया।
तो जब मॉड्यूलेशन किया तो किसका किया, सिग्नल का। तो ऐसी स्थिति में आपको पता चला कि सिग्नल 3 प्रकार के हैं। पढ़ना पड़ेगा ना सिग्नल कितने प्रकार है, नहीं तो सिग्नल नहीं पता होगा तो मॉड्यूलेशन किसका करोगे। तो सिग्नल 3 प्रकार के हुए, एक तो हो गया आपका वाहक, दूसरा हो गया आपका संदेश, और तीसरा कौन था, मॉड्यूलेशन, संशोधित, सॉरी, तीसरा आपका संशोधित यानी कि मॉडिफाई। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन होगा तो 3 प्रकार से होगा। एक होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, एक होगा आयाम मॉड्यूलेशन यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होगा आपका कला मॉड्यूलेशन यानी कि फेज मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पे आप थोड़ा उस तरंग के माध्यम से ही समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब चलो बनाता हूं मैं चित्र, ठीक। अभी एक डायग्राम आपने देखा था, कहाँ गया, ये मैंने बनाया था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला। यहाँ पे अपन ने 2 तरंगे बना दी, दोनों तरंगे आपको दिखाई दे रही होंगी बढ़िया तरीके से। थोड़ा अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो स्थिति है ये क्या है, आयाम है। ये क्या है, आयाम है। उस तरंग में जो आपको डायग्राम दिखाई दी दोनों में समान थी। आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया, आपको रेड कर लेता हूँ मैं, रेड दिखाई देगा आपको, हाँ रेड दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में ये जो मैंने लाइन खींची ये क्या है, आयाम। तो अगर किसी तरंग के आयाम को बढ़ाना है तो क्या कहलाएगा उसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जरूरी थोड़ी ना हर तरंग के अंदर आयाम में ही दिक्कत हो, किसी की फ्रीक्वेंसी में दिक्कत आ रही है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। यानी कि 1 सेकंड में अगर कोई तरंग 20 कंपन कर रही है तो हम चाहेंगे वो 40 करे। तो जब 40 कंपन करेगी तो वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी के लेवल पे मॉडिफाई हो जाएगी, तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहेंगे। अब मॉड्यूलेशन की विधियां हैं, अब ध्यान समझना। अभी तक अपन ने जो समझा था वो क्या था, मॉड्यूलेशन के लिए हमने सिग्नल के प्रकार समझे थे कि 3 प्रकार के सिग्नल थे जिनको मॉडिफाई करना था। एक तो था संदेश सिग्नल, दूसरा वाहक सिग्नल, तीसरा मॉडिफाई सिग्नल, ठीक है, संशोधित सिग्नल। अब ऐसी स्थिति में जो सिग्नल हैं वो मॉडिफाई होंगे तो किस किस स्तर पे होंगे, तो 3 प्रकार से या 3 विधियों से हो सकते हैं। वो मॉडिफाई हो सकता है फ्रीक्वेंसी के लेवल पे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा। वो मॉडिफाई हो सकता है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के स्तर पे तो उसको अपन कहेंगे आयाम मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और वो उसके फेज यानी कि कला के स्तर पे होगा तो उसको अपन कहेंगे फेज मॉड्यूलेशन, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे यहाँ से ये तरंग जो चल रही है ये इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए आपने यहाँ पे क्या कर दी, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 कंपन थे, ठीक है। थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं आपको, और कितना जूम करें, ठीक है। ये लो साफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये कला मॉड्यूलेशन है, बीच में से लाइन खींच देते हैं, अब समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो कला है देखो, इतना ऊपर उठा इतना नीचे उठा, इतना ऊपर उठा इतना नीचे उठा, तो इसका आयाम क्या है, कम है। इस आयाम को बढ़ा दिया हमने, देखो यहाँ से इसका मॉड्यूलेशन क्या हो गया, आयाम बढ़ा दिया गया। तो इसका आयाम बढ़ गया तो इसको अपन कहेंगे कौन सा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि आयाम मॉड्यूलेशन। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर सकती है, 1 सेकंड में कंपन करने की जो गिनती होती है उसको उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 कंपन हुए हैं। अब हमने इतने ही दूरी में, अगर इसकी दूरी नापेंगे तो इसकी दूरी कितनी है, 1 मार्कर के बराबर, और यहाँ पे भी 1 मार्कर के बराबर। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे जो थी वो 5 थी और यहाँ पे 9 है। यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, है ना। आप रेडियो सुनते होंगे 93.5 रेड FM, जो रेडियो सुन रहे हैं वो सब क्या है,
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही है। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे ही आपकी वो क्या होती है, रेडियो चलते हैं। 93.5 हुआ, 94.3 हुआ, 92.7 हुआ, ये सब रेडियो जो सिग्नल आपके आ रहे हैं एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है जब सिग्नल को अच्छी तरीके से दुरुस्त तरीके से पहुंचाते हैं तब। अगर किसी का सिग्नल में फ्रीक्वेंसी वीक है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अगर आयाम वीक है तो आयाम बढ़ाएंगे तो आयाम के बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाएगा। और अगर उसके फेज को बढ़ाते हैं तो फेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अपन ने क्या बढ़ाया, उसका फेज बढ़ा दिया है तो फेज मॉड्यूलेशन हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। आयाम बढ़ा है तो आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। तो ये था मॉड्यूलेशन के अंतर्गत चीज़ें। अब इन्हीं मॉड्यूलेशन को लिखित माध्यम से जो इसके अंदर लिखा है उसको समझ लेते हैं। तो लिखे हुए को समझकर क्या हो जाएंगे, आप और ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। देखो, इसमें एनालॉग संकेतों के आयाम को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है। बात वही आ रही है लौट फिर के कि एनालॉग संकेतों को, जो भी सिग्नल आ रहे हैं टेलीफोन लाइन से वो एनालॉग आ रहे हैं, तो एनालॉग संकेतों को आयाम, एनालॉग संकेतों के आयाम को यानी उसकी केवल किसको, आयाम को डिजिटल संकेतों के आधार पर बदला जाए तो वो कहलाता है आपका कौन सा, आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम को ही छेड़खानी, एनालॉग को डिजिटल के संबंध में अगर आयाम में बदलाव हो रहा है तो आयाम मॉड्यूलेशन है। आयाम मॉड्यूलेशन में आवृत्ति और फेज नियत रहते हैं, यानी कि आयाम मॉड्यूलेशन के अंतर्गत आप न तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे ना उसका फेज। फेज और फ्रीक्वेंसी सेम बनी रहेगी लेकिन आयाम में आयाम बदल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका आयाम यहाँ पे बदल गया, आयाम यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बदल गया। ठीक है, यहाँ पे कम कम थे ना ऐसे छोटे छोटे से, और यहाँ पे क्या हो गए, बड़े बड़े हो गए। टेलीविजन प्रसारण में चित्र संदेश का संचरण आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। बस अगर आपको सब चीज समझ में आ गई है तो ओके लिख दें, और नहीं समझ में आ गई है तो ओके लिखें ना लिखें, लेकिन इस पे इम्पोर्टेंट लिख दें। यही आपके प्री में प्रश्न पूछा जाएगा। ये मान के चलो जिस दिन ये प्रश्न पूछ लेगा तो उसके बाद यही कटिंग में आपको दिखाऊंगा। देखो मैंने बोला था प्रश्न आएगा, यानी कि ये प्रश्न इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से टेलीविजन प्रसारण के अंतर्गत चित्र को देखने के लिए या चित्रों के प्रसारण के लिए किस प्रकार का मॉड्यूलेशन किया जाता है, तो आप बताएंगे आयाम मॉड्यूलेशन। चित्र प्रसारण के लिए आयाम मॉड्यूलेशन। सुने ना, समझ में आ गया? बताइए जल्दी से कि प्रवचन सुन रहे हो। अमित और सुने ना, जवाब दीजिए, दुनिया आपसे जवाब मांग रही है। ऋचा, अंश, निहारिका, अमित, ये 4-5 लोग हैं। ओके सर, जी सर, जी सर, हाँ ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मैं साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, और अगर आप उनको नोट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। नोट भी करते हैं, कर रहे हैं साथ में, इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हुआ, सुने ना, एक दिन तो मैंने बताया था ना, जैसे ही कमेंट बॉक्स आता है उस कमेंट बॉक्स पे अपना उंगली करेंगे। उंगली करेंगे मतलब टच करेंगे, उंगली ज़्यादा नहीं करनी है। टच करेंगे तो जैसे ही नीचे एक आपका कीबोर्ड खुलेगा, कीबोर्ड के बाद एक माइक का साइन होगा, उस माइक पे क्लिक कर देना और उसके बाद बोल देना कि ठीक सर, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप तो ऐसे ही पढ़ाते रहो, बस ऑब्जेक्टिव और लगवा देना, और ऑब्जेक्टिव लगवा दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलो जय सिया राम। अब देखो मैंने जो राम कथा है कितनी जल्दी लिख दी, मैंने कोई टाइप थोड़ी ना किया। अपन तकनीकी पढ़ रहे हैं और तकनीकी को भी पिछड़ेपन से पढ़ रहे हैं, तो कैसा मतलब। इतना राम कथा जो मैंने लिखी ना, देखो बहुत बहुत धन्यवाद, हिंदी में आया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप ये समझें कि आपको तकनीकी केवल रटनी नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको तकनीकी ज्ञान रटने के लिए देना नहीं है। मैंने वही तो मैं बोला हूँ निहारिका, सुने ना, कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ये तुम्हारे मोबाइल में भी होगा, आपने मोबाइल में नहीं देखा, मोबाइल में एक वो साइन होता है माइक का, देखो मैं बताऊँ,
साइड में दिखेगा यहाँ पे, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये साइन को आप टच करोगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो बोलेगा, देखो टच हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ हेलो दोस्तों, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जो भी सुनाई दे रहा है उसको अच्छे से सुनकर नोट कर लें। चलिए, जय हिंद, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बोलो जय सिया राम। अब मैंने ये बोल दिया और उसके बाद देखो शेयर किया। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सब आपकी स्क्रीन पे होगा, समझ रहे हैं ना बात को? ये मेरा ही आईडी वो है। हेलो दोस्तों, अरे प्रभु, आप 5 लोग रहते तो उसमें क्या मैं 4 को भगा दूं? हैं? और मारेंगे क्यों? पढ़ाई तो कर रहे हैं, और आपको बातें थोड़ी ना करनी है। टाइप करने के लिए थोड़ा सा उनको बोलना है कि भैया मैं, अच्छा ऐसा है तो ठीक है, अमित के साथ दिक्कत है, बाकियों के साथ तो नहीं है। तो आप थोड़ा क्या करें, तकनीकी का उपयोग करें। तकनीकी के उपयोग से आप क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। और जब आप सक्षम हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपकी लाइफ जिंकल अला, नहीं तो मेरे यहाँ से कमेंट भाग गया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आ गया, ठीक है अमित, समझ में तो आ गया। बाकी के लोग तो कर ही सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है टेलीविजन यानी कि टीवी के अंतर्गत आप जो चित्र देख रहे हैं उन चित्रों के मॉडिफिकेशन के लिए आप कौन सा मॉड्यूलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयाम मॉड्यूलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला मॉड्यूलेशन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंतर्गत अगर आप ध्वनि सुन रहे हैं तो ध्वनि सुनने के लिए जिस मॉड्यूलेशन की आपको आवश्यकता होती है वो आवश्यकता पूरी करता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। रेडियो के अंदर जो आप आवाज़ सुन रहे हैं या टेलीविज़न के अंदर जो आवाज़ सुन रहे हैं यानी कि अनुपमा दिख रही है तो आयाम मॉड्यूलेशन। हम अनुपमा बोल रहे हैं, ओपन सुन रहे हैं, तो फिर उसके बाद ध्वनि संकेतों के प्रसारण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये नोट कर लेना, आयाम मॉड्यूलेशन चित्र, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन साउंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन याद करने में इतनी तकलीफ नहीं आएगी। एफएम तो सुनते ही होगे ना, एफएम यानी कि यही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम फुल फॉर्म एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हिंदी में आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ये एफएम ही तो है। इस मॉड्यूलेशन के अंतर्गत एनालॉग संकेतों की आवृत्ति को डिजिटल संकेतों के अनुसार बदला जाता है। सब सामान्य भाषा में लिख दिया है, ठीक है। इसमें आयाम और फेज नियत रहते हैं। सिंपल सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो मॉड्यूलेशन केवल फ्रीक्वेंसी का ही होगा, आयाम और फेज नहीं बदलेंगे। और अगर आयाम बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी और फेज नहीं बदलेंगे। दोनों में से मतलब तीनों में से एक बदलोगे तो 2 बदले नहीं जाएंगे, ठीक है। ये शर्त है। इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद क्या होती है, आपको आवाज़ सुनाई देती है। कला मॉड्यूलेशन जो है, कला मॉड्यूलेशन को अपन देखें तो इसमें एनालॉग संकेतों के फेज यानी कि कला को, ठीक है, डिजिटल संकेतों के अनुरूप बदल दिया जाता है। इसमें आयाम और आवृत्ति नियत रहती, कोई नया फैक्ट नहीं है, पहले जैसे ही संबंधित हैं। इसमें जो तीसरा बिंदु है वो है कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा प्रेषण के लिए मुख्यतः कला मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को प्रसारण करना होता है तो कला मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर नेटवर्क को कला मॉड्यूलेशन से जोड़ देना। कंप्यूटर मतलब कला। हमारे घर के पास में एक हमारी पहचान में है, कला नाम है उन महिला का, तो जो वो उनके पास कंप्यूटर भी है। आप इस तरीके से याद कर लेना कि कला जो है हमारे घर के पास में रहती है, उनके पास कंप्यूटर है, तो कला मॉड्यूलेशन कंप्यूटर में किया जाता है। याद करने की ट्रिक है, या आप इससे बेहतर बना पाएँ तो आप अपने लिए बना लें। फिर है संचार में इस्तेमाल होने वाली तरंगें। तो संचार में जो तरंगें इस्तेमाल हो रही हैं वो 3 प्रकार की हो रही हैं। कौन कौन सी तरंगें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं? पहली तरंग जो इस्तेमाल में लाई जा रही है वो भू संचरण
तरंग होती है, यानी कि इस तरीके से ये ग्राउंड वेव है, जो अपन ने एक बार देखा था, ये ग्राउंड वेव है जो पृथ्वी की सतह के ऐसे समांतर चलती है, सिग्नल टू सिग्नल। जो अपन ने जमीन में टावर लगा रखे हैं ना, नेटवर्क लगा रखे हैं, ये टावर लगा है, ये टावर लगा है, तो एक टावर से दूसरे टावर ये चल रही हैं, ये कहलाती हैं आपकी ग्राउंड। ठीक है, फिर उसके बाद आकाश तरंगे। आकाश तरंगे इस तरीके से चल रही हैं आकाश में, ये स्काई है जो पृथ्वी के वायुमंडल के अंतर्गत गति कर रही है, और अंतरिक्ष, ये पृथ्वी के अंतरिक्ष से बाहर जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रही है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या है कि एक सैटेलाइट लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद मैं 2 मिनट पानी पी लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, तब तक आप ये नोट कर लें। ठीक है, और ये जो प्रश्न है परीक्षा में जब पूछे जाते हैं तो आपने देखा होगा पेपर थोड़ा टफ हो जाता है। मैंने आवाज ओपन कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। सुनाई दे रहा है ना? यस सर, बोलो जल्दी से। मेरे को क्या है कि पढ़ाते समय थोड़ा बोरियत नहीं होना चाहिए, थोड़ा बात करते रहा करो, मुझे भी लगे कि हाँ थोड़ा जिंदा लोग बैठे हैं उधर, बात नहीं करते तो मजा नहीं आता। मत करो रे। बोलो अमित, जय हिंद। सर जी सुनाई दे रहा है, गाना गाओ। सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूं मैं। पानी अभी खत्म हो गया यार, पानी ला रहे हैं, तब तक मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ठीक है, मजा आता है सर आपकी क्लास में। अच्छा, समझ में आता है कि केवल मजा ही आता है? समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। मज़े के लिए तो YouTube पे एक व्यक्ति कूद कूद के भी पढ़ा रहा है, आपने देखा होगा। आज समझेंगे हम दोस्तों कूद कूद के कंप्यूटर को, इस तरीके से पढ़ाता ना वो, कूद कूद के। तो कूद कूद के पढ़ना है तो फिर बेचारे की टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, कॉपीराइट का केस लगा देगा। चलो सर पानी ला रहे हैं, तब तक अपन इसको समझ लेते हैं। यानी कि इस संचार के अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं, 3 प्रकार की तरंगे इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों तरंगे आपने देख ली कौन कौन सी तरंगे होती हैं। ठीक है, रमेश त्रिपाठी अचानक से आज प्रकट हुए। इसके पहले कभी क्लास में लाइव दिखाई नहीं दिए तुम हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बताइए सर। अरे बिल्कुल, और ये क्या बता रहा हूं मैं, ये क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस प्रकार का मॉड्यूलेशन किया जाता है? कला मॉड्यूलेशन, ठीक, एक ऑप्शन। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा आयाम मॉड्यूलेशन, और चौथा उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हो गया प्रश्न ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से आप लगा देंगे कला मॉड्यूलेशन कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। और अगर इधर इस तरीके से पूछा जाएगा तो यहाँ पे यही तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को आप नोट कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, संचार हेतु मुख्य रूप से रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका? ये याद कर लेना, अब पेपर में यही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंग का, है ना, या अवरक्त तरंग का, या परावैगनी तरंगों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब रेडियो तरंग ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा, है ना। हालांकि यहाँ पे अवरक्त तरंग मैंने दिया है, तो अवरक्त तरंग भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाई जाती है संचार व्यवस्था में। आपने कभी देखा होगा मोबाइल कह रहा हूँ, ये क्या है यार, रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर दिया और अनुपमा से शिफ्ट हो गया अपन सेट मैक्स पे। वहाँ क्या आ रही है? सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम आ रही है, अपन वो देख रहे हैं। अच्छा, त्रिपाठी जी मिर्जापुर से आए हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद इतनी दूर से यहाँ तक आने के लिए। यही तो है ग्लोबल
कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से पूरी दुनिया एक छत के नीचे आ जाती है, ठीक है, और वही संचार का क्या है, उद्देश्य है, ठीक। तो यहाँ पे रेडियो तरंगे जो होती हैं वो संचार में उपयोग में लाई जाती हैं। रेडियो तरंग एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रेडियो वेव्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या विशेषता है ये आपके फिजिक्स वाले सर बता देंगे। हालांकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता होती है कि इनको चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के चल जाती है। माध्यम होगा तो भी चल जाएंगी, माध्यम नहीं होगा तो भी चल जाएंगी। यानी कि ये एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है, अब यहाँ पे देखो एक व्यक्ति की टांग नहीं बनाई मैंने, ठीक है, व्यक्ति को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे अभी इस व्यक्ति की मैंने टांग नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये व्यक्ति कैसा है, लंगड़ा है। तो इस लंगड़े व्यक्ति को चलने के लिए किसकी आवश्यकता रहेगी, बैसाखी की आवश्यकता रहेगी। ये बैसाखी की सहायता से खड़ा हुआ है या इसकी सहायता से चल रहा है, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को एक चीज समझनी है, वो क्या समझनी है, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें ऐसी होती हैं जो बिना माध्यम के नहीं चल पाती, और माध्यम क्या होता है, ठोस द्रव गैस, वायुमंडल में वायु है, माध्यम है, ठीक है। पानी के अंदर पानी है, मतलब समुद्र के अंदर पानी है, माध्यम है, ठीक है। कांच ठोस है, उसके अंदर भी माध्यम है। तो माध्यम में चलने वाली तरंगों को हम कह देते हैं यांत्रिक तरंगें, और बिना माध्यम के चलने वाली तरंगों को हम कह देते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। जैसे एक्स तरंग, जैसे परावैगनी तरंग, जैसे कि आपकी अवरक्त तरंग, जैसे आपकी रेडियो तरंग, सारी तरंगें ये जो अभी मैं नाम लिए हैं, ये सारी सारी तरंगें कैसी हो जाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। जबकि यांत्रिक तरंग कौन सी होती है आपकी, यांत्रिक तरंग आपकी ध्वनि तरंग, बिना माध्यम के नहीं चल पाएगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या होते हैं दीवारों के कान, क्यों, क्योंकि दीवार ठोस होती है और ध्वनि का प्रसारण कर देती है एक स्थान से दूसरे स्थान, जबकि ध्वनि जो होती है वो ठोस में ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक है, उसकी गति बढ़ जाती है, ठीक। अब ये जो तरंगे हैं जो संचार में इस्तेमाल लाई जा रही हैं वो तीन प्रकार की, एक भू संचरण यानी कि सतह से सतह पर चलने वाली, इनको इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड वेव्स, ठीक। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, जो अपन ने देखा था यहाँ पे अपना चित्र बना होगा, ये रहा, ये जो अपना चित्र है, इसमें जो जो तरंगे इस तरीके से चल रही हैं, इन तरंगों को अपन कहते हैं ग्राउंड वेव्स। और ये जो तरंगे ऊपर से आ रही हैं, ये जो तरंग हैं अंतरिक्ष तरंगे, और ये जो तरंगे एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक इस तरीके से जा रही हैं, ये ग्राउंड वेव। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये हैं आकाश तरंगे, यानी कि ये पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर नहीं जाती। तो ये तीन प्रकार की क्या हो गई, तरंगे हो गई। चलो अब आप अपना टॉपिक निकालें, कहाँ गया अपना आदमी, 50 के पास पहुंच गए थे अपन, ये रहा, ठीक है। तो तीन प्रकार की तरंगे समझ में आ गई हैं। इसके बाद अपन आते हैं अगली तरंग पे, भू संचरण तरंगे, यानी कि भू तरंग संचरण। ये सतह से सतह चलती है, इनके बारे में, इन तरंगों का उपयोग कम आवृत्ति के सिग्नलों को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। कम आवृत्ति के सिग्नल यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने होते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी तरंग, भू तरंग। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है, इधर से इधर, इधर से इधर तरंगे ग्राउंड वेव पर जाएंगी। ये लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे होंगी। हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा स्काई या कौन सा, स्पेस, अंतरिक्ष वाला, ठीक है। तो इसकी विशेषता याद रख लेना, कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए हम ग्राउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कुछ किलो हर्ट्ज से लेके एसएम क्या हो गया यहाँ पे, कुछ किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज तक। इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कल क्लास में फिर दोबारा कंटिन्यू जानकारी दूंगा, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि
इसमें सिग्नल जो है या इसमें जो तरंग है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक धीमी सीधी रेखा के माध्यम से गमन नहीं करती है। यह सिग्नल पृथ्वी की वक्रता के अनुसार गति करते हैं। जैसे कि पृथ्वी पे इस तरीके से पर्वत है, ठीक है, ये खाई है और ये पठार है, तो इस तरीके से जैसे जैसे ये उच्चावच है तरंग भी इसी स्थिति में इसके ऊपर ऊपर ऐसे समांतर चलेगी, ठीक है। इसीलिए ये सिग्नल क्या है कि लेट पहुंचते हैं, ठीक है। ये इनकी विशेषता है कि भू तरंग जो है वो सतह जैसी होती है, उसी सतह के समांतर ये चलने लगते हैं। इस तरंग का उपयोग कम दूरी के संचार हेतु किया जाता है। जैसे अपन ने बात की थी, इंदौर से भोपाल के बीच में कम से कम आपको बहुत सारे टावर मिल जाएंगे, 25-30 टावर मिल जाएंगे। नहीं होंगे तो बीच में सिग्नल टूट जाएगा। तो कम दूरी की तरंगों को इस्तेमाल करने के लिए हम इस प्रकार के तरंग इस्तेमाल करते हैं संचार के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे आकाश तरंग। आकाश तरंग जो होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर, ये देखो आयनोस्फीयर लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये जो होती हैं तरंगें वो पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक या 12 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाए जाते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल हो रहा है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए हम आयनोस्फीयर तक की दूरी को तय करते हैं। यानी कि आकाश में है तो आकाश वाली तरंगें, जमीन में है तो जमीन वाली तरंगें, अंतरिक्ष में है तो अंतरिक्ष वाली तरंगें। तो ज़्यादा कोई विशेष नहीं है याद करने के लिए, बस ये चीज़ें थोड़ा याद करने पड़ेंगी कि आकाश तरंग का संचरण जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से किया जाता है। तो 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति वाली तरंगें होंगी उनके संचरण के लिए हम इस प्रकार की विधि का उपयोग करेंगे या इस प्रकार की तरंग का उपयोग करेंगे। यह संचरण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मैंने आपको यह परावर्तन समझा दिया है, यहाँ पे केवल परावर्तन लिखा हुआ है, न कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और सतह से टकराकर लौट जाएगी तो वो परावर्तन कहलाएगा। जबकि प्रकाश की किरण आएगी और अंदर घुस जाएगी, हट जाएगी या चिपक जाएगी, जो भी हो जाएगा वो अपवर्तन हो जाएगा। और जब कोई प्रकाश की किरण आएगी, अंदर जाएगी, वापस आ जाएगी तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगा। सीधी सीधी सी घटना है, आई बाहर से ही लौट गई, आई अंदर गई और अंदर ही रह गई, ठीक है। आई अंदर गई और खाना बनाई, बाहर आ गई, ठीक है। यहाँ पे अंदर जाएगी फिर बाहर आएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर इस सिद्धांत पे काम करता है। अंदर नहीं जाएगी, बाहर से ही लौट जाएगी, परावर्तन उस सिद्धांत पे काम करती है आकाश तरंगें, ठीक है। अंदर जाएगी और अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको तारे टिमटिमाते हुए नजर आएंगे, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अपन बात करेंगे आगे। फिर उसके बाद इन रेडियो तरंगों हेतु आयन मंडल परावर्तन की भूमिका निभाता है। यानी कि ये तरंगें परावर्तित कहाँ से होंगी, देखो यहाँ से तो सतह से परावर्तित हो जाएंगी, लेकिन यहाँ कहाँ से परावर्तित होंगी, तो यहाँ पे परावर्तन के लिए जो आयन मंडल है वो परावर्तन की भूमिका निभाएगा। तो परावर्तन जो है आयन मंडल से होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भैया स्पेशली याद कर लेना कि आकाश तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है, तो आकाश में आयन मंडल से होता है, ठीक है। इन तरंगों का संचरण समुद्र तल से लगभग 65 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। और 400 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि सीधा सीधा आपका आयनोस्फीयर तक है ना, आयन मंडल तक, ठीक। तो यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, संचरण हो जाएगा। इसके अंदर लिखे हुए एक एक बिंदु से परीक्षा में प्रश्न बनेगा, याद रख लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ आपको नोट कर लेना, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद एक एक करके क्या करेंगे, आप इसको फिर से सुनेंगे, सुनने के पश्चात एक एक शब्द को सुनते सुनते लिखते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा पॉज कर देना, फिर लिख लेना, फिर पॉज कर देना, फिर लिख देना, और यही चलते रहने देना। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, वो जो तुमने लिखा है अमित 50 से 250 किलोहर्ट्ज, ये उसी के संबंध में लिखा है जो मुझे डाउट है। तो फिर मैं अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये आपको चेक करके ही बताऊंगा मैं।
थोड़ा अगर मैं बता दूंगा तो और लोग भी लिख लेंगे, और अगर वो गलत हुआ तो मैं नहीं चाहता। ठीक है, अब अंतरिक्ष वाली तरंगें, तो अंतरिक्ष वाली तरंगें के अंतर्गत एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है 40 मेगाहर्ट्ज। इस प्रकार के संचार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हम जिस तरंग का इस्तेमाल करते हैं उसकी आवृत्ति जो है वो 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये रेडियो है ना, रेडियो, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति अगर 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, कहाँ, अंतरिक्ष तरंग के रूप में। अगर 40 मेगाहर्ट्ज से नीचे है तो फिर वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आयन मंडल को पार कर सकती, अगर वो 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर है तो आयन मंडल को पार कर जाएगी, और उच्च आवृत्ति की तरंगों के लिए अंतरिक्ष तरंग संचरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दृष्टि रेखीय रेडियो संचार और उपग्रह संचार में अंतरिक्ष तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो स्पेस कम्युनिकेशन होता है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, उस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए आप जिस तरंगों का इस्तेमाल करेंगे वो तरंगें होंगी अंतरिक्ष यानी कि स्पेस वेव। और स्पेस वेव जो होगी उसकी विशेषता होगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक है। 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होगी तो ये आयन मंडल को पार करके ऊपर चली जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी। अगर 40 मेगाहर्ट्ज से कम होती है तो ये आयन मंडल को पार नहीं कर पाएगी। तो जब पार ही नहीं कर पाएगी तो संचार कैसे स्थापित होगा बाबू? ठीक है, तो संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि आप इन तरंगों को अच्छे से समझ लें। ठीक, तो आज का ये लेक्चर यहाँ तक था। इसके बाद अब संचार, सूचना और संचार के संबंध में कुछ विविध तथ्य हैं। अब ये जो विविध तथ्य हैं, इन चीज़ों को अपन पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये पीपीटी आपको उपलब्ध कराऊं। इस पीपीटी को उपलब्ध होने के